हम सब ये जो यूपी जीके का अध्याय पढ़ रहे हैं, कृषि और पशुपालन, आज इसका ये तीसरा दिन है। और तमाम फैक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये बच गए थे। हमारा देखिए काम कि हर सिलेबस में जो भी चैप्टर है बखूबी अधिक से अधिक उसके कंटेंट को आपको हम यहीं पे प्रोवाइड करा दें। समझ रहे हैं? पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं कृषि और पशुपालन का ये जो आखिरी दिन है। ये जो कंटेंट जितने भी इस चैप्टर के सब आपको याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं, है कि नहीं? अभी देखिए जो ये ऑपरेशन फ्लड है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब ऑपरेशन फ्लड 1970-71 के दौरान लाया गया था, पहले हम लोग का दुग्ध उत्पादन में स्थान जो है ना तीसरा चौथा था। पहले हम लोग दुग्ध उत्पादन में मतलब उत्तर हमारे भारत में जो दूध का उत्पादन होता है पहले कम था। समझ रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ कि 1970-71 के आसपास पहले डेनमार्क पहले स्थान पे चलता था। उस समय डेनमार्क जो है पहले स्थान पर चलता था। बाद में क्या हुआ कि जैसे हरित क्रांति लाई गई, वैसे ही दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, पशुओं के क्षेत्र में 1970-71 के आसपास क्या लाया गया था? ऑपरेशन फ्लड। अब ये पूछता है कि देखिए जिसे ऑपरेशन फ्लड का जो है कुछ हमारे भारत में जगह जगह से जो जिले हैं ना छांटे गए। ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पशु ज्यादा हैं, जहां गाय भैंस बकरी बहुत ज्यादा हैं, जिनसे हम अधिक से अधिक दूध पैदा कर सके। उन जिलों को तैयार किया गया ताकि उन जिलों में विशेष ध्यान दिया जाए दूध पैदा करने के लिए। उस जिले के पशुओं को, किसानों को व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाए। सरकार क्या करेगी? उस जिले के सभी किसानों को व्यवस्थाएं देगी ताकि वहां से अधिक दूध का उत्पादन हो सके। और यह हमारे उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में, पहला मेरठ है, दूसरा वाराणसी है, तीसरा बलिया है। तीनों आपको जो है ना बखूबी हम आपके आधुनिक भारत के इतिहास वाले में पहले चैप्टर में इन तीनों का नाम बखूबी लिए हैं, क्योंकि ये तीनों 1857 के विद्रोह से बहुत ही रिलेटेड रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आप वाराणसी, मेरठ और बलिया ये नाम याद रखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। बाकी ऑपरेशन फ्लड क्या है इसको तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं कि पशु जैविक औषधि संस्थान और पशु चारा बैंक, ये 2 चीजें हैं जो कि यूपी SSC के पेपर में ले लगभग वीडियो के एग्जाम में और आपके जूनियर जो ये कोई और एग्जाम था वो याद हमको नहीं आ रहा है। ये 2 एग्जाम में मतलब पेपर में आ चुका है ये प्रश्न कि पशु जैविक औषधि संस्थान कहां पर है। देखिए औषधि हो चाहे विष हो या तमाम ऐसी चीजें है ना कि जो लखनऊ में ही है। अभी वो चैप्टर जब हम लेकर के आएंगे संस्थान वाला ना, तो संस्थान वाले में आप देखेंगे ना कि औषधि से लेकर के विष से लेकर के दवाई दर्पण से लेकर जितने भी मेन संस्थान है सब कहां पर है? लखनऊ में है। और ये झांसी का जो भरारी है, जो भरारी नामक स्थान है झांसी में, यहाँ पे आपका पशु चारा बैंक बना हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये 2 डाटा आपको याद होना चाहिए। बाकी ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड के तहत उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं, इन्हें तो आप बखूबी समझ चुके होंगे। फिर आगे देखिए ये किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। पहला चीज देखिए वो वृद्धावस्था में होगा, जिसको यह पेंशन दी जाएगी वह वृद्ध होगा, और दूसरी बात वह क्या होगा? किसान होगा। इतना तो आप समझ गए ना। यह योजना एक वृद्ध किसान के लिए लाई गई है। इसमें है क्या? पेंशन दिया जाएगा, तो इसका मतलब तो आप समझ गए महीने में कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो इसके तहत ये पुरानी योजना है। पुरानी जितनी भी योजनाएं हैं इनमें मैक्सिमम आपको 500 रुपये महीना दिया जाता था। अब तो हो गया है कि 3 महीने में 2000 और तमाम चीजें, किसान सम्मान निधि, पता नहीं क्या क्या तमाम चीजें, बस मतलब वो अलग चीजें हैं। अब तो कई मतलब तरीके आ गए हैं, उनको तो छोड़ ही दीजिए। ये 500 रुपया मासिक पेंशन उस समय दिया जाता था, मगर कैसे किसान को? ऐसा किसान जो 60 साल की उम्र पार कर चुका है, कम से कम वह 60 साल की उम्र पार कर चुका हो, प्लस उसके पास जो भूमि है ना वो अधिकतम 3.25 एकड़ होना चाहिए। एकड़ का मतलब बहुत ज्यादा हो गया, मामूली नहीं हुआ। ये सब बेवकूफी है, ये सब ऐसा योजना नहीं लाना चाहिए। अगर देखा जाए तो छोटे किसान की बात है नहीं हो रही यहाँ पे। अधिकतम 3.25 एकड़, जिसके पास 3 एकड़ जमीन रहेगी आप उसको 500 रुपया महीना देंगे, उतना का तो पान खा के थूक देगा अपने, मतलब उससे ज्यादा का तो पान खा के थूक देगा। कोई मतलब नहीं 3.25 एकड़ भूमि वाले किसान को 500 रुपया मासिक पेंशन देने का। ये पैसे की सरासर बर्बादी है। जो भी सरकार लाई हो उससे मैंने मतलब ये कब की योजना है, कौन लाया ये तो हम बताना भी नहीं चाहेंगे यहाँ पर, मगर ये फालतू की बकवास योजना है जो कि लाई गई है। आप देख रहे हैं कब की लाई गई है, 2 अक्टूबर 2003 की। आपको 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर वाले किसान को, छोटे किसान को दीजिए ना।
इतना मतलब 3.25 एकड़ भूमि अधिकतम किसान के पास हो, या 1 बीघा 2 बीघा, अगर जिसके पास है 10 बीघा उसको आप दे दें, वह बहुत बड़ी बात हो गई। अब 3.25 एकड़ वाले को दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न ये बनेगा कि किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन कितनी दी जाती है? आप कहेंगे 500 रुपया। अभी योजनाओं वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे। जो योजनाएं हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, सबको बखूबी लेकर के आएंगे, समझ रहे हैं। बस आप पढ़ते चलिए, आराम से इन चीजों को समझते चलिए। भाई आप समझ गए कि ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2003 में लाई गई है। मेरे ख्याल से 2003 में शासन शायद कांग्रेस का था, कांग्रेस का या जिसका भी रहा हो, ठीक है ना। तो अब देखिए फिर बात करते हैं हम कृषि संगणना रिपोर्ट। कृषि संगणना रिपोर्ट जो है ये पूरे भारत के कृषि की धरोहर है। पूरे भारत के कृषि का जो खाका है, डाटा है, इतिहास है, यही क्या है? आपका कृषि संगणना रिपोर्ट है। जैसे 10 साल के में हर 10 साल पर आती है आपकी जनगणना रिपोर्ट। 10 साल पर क्या आती है? जनगणना रिपोर्ट, जिसमें भारत में कितने एससी के, कितने एसटी के हैं, कितने ओबीसी, जनरल, गरीब, क्या क्या हैं, रोजगार, बेरोजगार, पुरुष, महिला, बच्चे, मतलब वो आदमियों से रिलेटेड है, मानव जाति से। जो आपकी जनगणना रिपोर्ट आती है वो किससे रिलेटेड है? मानव जाति से। और ये जो संगणना रिपोर्ट है यह 5 साल पर जारी होती है, जो कि फसल, खेत मालिक, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में, हमारे हर राज्य में कितनी कुल खेती है, कितने लोग उसके मालिक हैं, कितने खंडों में वो खसरा खतौनी के माध्यम से बटी है, यही आपकी क्या है? कृषि संगणना रिपोर्ट। और उसमें कौन कौन सी फसल कहाँ कैसे क्या उत्पादित, बहुत चीजें इसमें है कि नहीं। तो अब इसको पढ़ा जाएगा, इसको आगे भी मतलब लेखपाल वाला बैच है उसमें भी है दिया है। मान लीजिए बैच तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, जान से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूपी से तमाम चीजें हो जाएंगी, प्लस योजना से हो जाएंगी। 10 प्रश्न लेखपाल में कम से कम योजनाओं से आने तय हैं। यही सब ऐसे वैसे लेकर के देखिए। पहले हम ये जो छोटे मोटे डाटा है ना इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो 2-4 प्रश्न है, किसान मित्र योजना है, जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, सब लोग जानते होंगे कि इसके तहत जो है ना लोन बहुत कम ब्याज दर पर मिलती है। अब ये आपको सोचना है या आपको ढूंढना है कि केसीसी में जो ब्याज दर है वह कितने % पर मिलती है अधिकतम। 4% है कि 3% है कि 5% है, ये आपका काम है खोजना। किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी योजना लाई गई थी, यह 1999 से 2000 के आसपास लाई गई है। इसमें जानते हैं क्या है? इसके तहत किसानों को जो लोन, किसान नहीं लोन लेते हैं तो कुछ सरकारें माफ भी कर देती हैं। जब किसान लोन लेते हैं तो अगर नहीं भर पाते हैं 10 साल 5 साल के बाद सरकारें माफ करके चुनाव जीतने का हथकंडा बना लेती हैं। इसमें बहुत कम ब्याज दर पर किसान को लोन दिया जाता है, समझ रहे हैं। ये आपकी किसान मित्र योजना जो 18 जून 2001 की है। देखिए हम आपसे बोलेंगे यहाँ पे जितने प्रश्न हैं सब पेपर के प्रश्न हैं। और हमारा हर क्लास में एक आदत मेरी एक आदत है कि हम फालतू चीज नहीं पढ़ाते हैं। फालतू का लेक्चर, फालतू का ड्रामा, फालतू की बकवास, फालतू का आपका टाइम वेस्ट, ये सब चीजें हम कतई नहीं करते हैं। हमारे व्हाइट बोर्ड पर जितने भी लाइनें लिखी हैं हम चाहते हैं कि हम एक एक लाइन, एक एक शब्द पेपर से रिलेटेड लिखें, जो सीधे सीधे आपके पेपर से संबंधित हो, अगल बगल के बकवास ना हो। ये ज्यादा आपसे बकवास भी ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, बेरोजगारी इतना बढ़ गई, आपको अच्छे से पता होगा ये सब चीज। देखिएगा ये आपके 18 जून 2001 में, और केसीसी योजना आपकी 1999। किसान बही तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जानते ही, पासबुक हो गया। किसान बही का मतलब क्या है? जैसे खाता में पैसा निकालने के लिए पासबुक मिलता है ना, वैसे किसानों को किसान बही मिलती है। किसान बही में लिखा रहेगा कि तोरे बोले कितना खेत कहाँ कम कोई बिस्सा ले ले हुआ, कहा तोरे अगल बगल फलाने ढकाने के मतलब कितना कृषि का किस क्षेत्र में है, तमाम चीजें, मतलब उनके पूरे खेतों का डाटा रहता है। किसमें? किसान बही में रहता है। जैसे खसरा खतौनी होता है जिसमें मौजा से लेकर के तमाम चीजें रिलेटेड रहती हैं, वैसे ही आपकी किसान बही है। ये 1992 में लाई गई है, समझ रहे हैं। और जान लीजिए ना, ये सब जो प्रश्न है ना सदाबहार प्रश्न है। ये आने वाले 10 साल 5 साल के बाद जब भी एग्जाम होंगे, हर एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। अभी तक जब से पेपर हो रहा है तब से ये पूछे जा रहे हैं। आप पिछले 2020 का 21 का पेपर उठा लीजिए, 21 का उसमें पूछे गए हैं, 18-19 का उठा लीजिए उसमें पूछे गए हैं। ये सब प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। बस बात ये कि आप इनको टच किए कि नहीं किए, ये मायने रखता है, समझ रहे हैं। ये नया एक तो नंद बाबा गोकुल पुरस्कार आ गया है। बाबा के बाबा है नंद बाबा गोकुल पुरस्कार है। ये जानते हैं क्या किया गया है? जो देसी गैया है हमारे उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का नंद बाबा गोकुल पुरस्कार। इसमें जानते क्या है?
जो देसी गाय हुए हैं उनसे जो दूध पैदा करते हैं, जो गायों के मालिक रहते हैं, ऐसे गाय के मालिक जो कि देसी गाय के माध्यम से दूध का उत्पादन करते हैं, उनको अगर मान लीजिए अधिक से अधिक देसी गाय का दूध उत्पादित कर रहे हैं तो उनमें जो सबसे बढ़िया करता है उसको क्या किया जाता है, पुरस्कार यह दिया जाता है। किसको? देसी नस्ल की गाय के दूध उत्पादकों को। ये देखिए प्रश्न तनके से घुमा दिया कि बताइए निम्नलिखित में से देसी नस्ल की गाय के दुग्ध उत्पादकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अब उसमें गोकुल पुरस्कार दे दिया, एक गोकुल पुरस्कार भी होता है, दूसरा नंद बाबा गोकुल पुरस्कार दे दिया, कई तो बन सकते हैं। तो भाई आप जानते रहेंगे तब ना कि सिर्फ देसी नस्ल वालों के लिए नंद बाबा है, नाम लिखा है नंद बाबा। कृष्ण के समय का बात करें, पुरातन बात कर रहे हैं, आज जब पुरातन बात करेंगे वो समय देसी है उसी चलती थी। अब तो पूरा पता नहीं कौन कौन सीमन मिला करके कैसा कैसा पैदा कर दे रहे हैं। अब तो जनरेशन बदल जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये आपका कृषि संगणना रिपोर्ट अब रह गई, अब इसको बढ़िया से पढ़ लिया जाए। कृषि संगणना रिपोर्ट से प्रश्न देखिए, यह योजना जो है ना 2015 से 16 के दौरान, यह रिपोर्ट जो है 2015 से 16 के दौरान लाई गई थी, जो कि 10वीं रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी? 10वीं। आपको हम बोल रहे हैं ना कि हर 5 साल पर कृषि संगणना रिपोर्ट लाई जाती है, जबकि वन रिपोर्ट, ये जो वन विभाग वाला जो वन रिपोर्ट है, यह कितने साल पर लाया जाता है? 2 साल पर। वन रिपोर्ट 2 साल पर लाई जाती है, कृषि संगणना रिपोर्ट 5 साल पे लाई जाती है। भाई एक तरफ फसल उसल है, दूसरी तरफ वन है, और तीसरी तरफ आदमी का भाई आप जानते ही हैं जनगणना है। ये तीनों गणनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर 2 साल पर, हर 5 साल पर, हर 10 साल पर चलती रहती है, और ये सदा ही चलती रहेगी, कभी बंद होने वाली है या नहीं है, समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कृषि संगणना रिपोर्ट। सबसे पहले जो ऑपरेशन फ्लड या 1970-71 की बात है, कब लाई गई थी? 1970-71। देखिए जितने भी काम हुए हैं कृषि और पशुपालन से रिलेटेड, जितने भी काम हुए हैं, जब हमारा अकाल का समय चल रहा था 65 से 66 वाला, 1965 से 66 वाला, जब चाइना का आक्रमण हुआ, पाकिस्तान का आक्रमण हुआ 62 के आसपास, 65 के आसपास, और उसके बाद बीच में अकाल भी पड़ गया, तो इतनी भूखमरी आ गई थी ना उस दौरान कि उसके बाद हरित क्रांति पर ध्यान दिया गया। किस पर? हरित क्रांति पर। 65-66 में हरित क्रांति में ध्यान देकर के बढ़िया बढ़िया फसल, मतलब अच्छा अच्छा बीज उत्पादित किया गया। खाद उद का प्रयोग सबसे पहले कब शुरू हुआ? हरित क्रांति के समय। बहुत अधिक मात्रा में यूरिया, डाई, फास्फेट, तमाम चीजें, समझ रहे हैं। और हरित क्रांति 1965-66 के दौरान लाई गई थी। उसके बाद 1970-71 के दौरान क्या लाया गया? दूध का पैदावार। 70-71 के दौरान दूध का पैदावार यानी कि ऑपरेशन फ्लड, और 70-71 के दौरान ही कृषि संगणना रिपोर्ट लाई गई है कि भाई हम 65-66 में जो शुरू किए थे आपकी हरित क्रांति के तहत खूब खेती से पैदा करना, हम कोई प्रयोग किए हैं, हम भारत में खाद उद इतना बृहद स्तर पर प्रयोग किए हैं इतना बढ़िया से फसलों को पैदा करने के लिए, तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए हमारा काम कितना कारगर है, समझ रहे हैं। फसलें कितना पैदा हो रही है, भारत में खेत कितने हैं, तमाम डाटा हम लोग धीरे धीरे इकट्ठा करें ताकि उनको खाद दें तो कौन खेत कितना ऊसर है, बंजर है, क्या है, हर डाटा हमारे पास रहे, तब जाकर के आगे धीरे धीरे हम सुधार कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये 1970-71 के बाद 70-71 में आपकी कृषि संगणना रिपोर्ट लाई गई थी, जो कि हर 5 वर्ष के अंतराल पर आती रहती है। 15-16 के बाद देखिए 2015-16 में जब ये रिपोर्ट आई, उसके बाद आना चाहिए था 15-5-20-20-21 में आना चाहिए था, 20-21 कोरोना रहा, 2022 का ये आपका चल रहा है 2022, अभी 2022 में आई नहीं है कृषि संगणना रिपोर्ट, आपको अभी आई कोई सही नहीं। और ये चैप्टर देखिए आप 2025, 26, 27, 28 अगले 5 साल 10 साल तक पूरा, मतलब जो भी हम यूपी इतिहास या हिंदी पढ़ा रहे हैं, जो हिंदी और यूपी इतिहास है, संविधान है और आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, ये 4 चीजें इतनी मजबूत है ना कि ये आजीवन चलती रहेंगी। इनके डाटा कभी बदलने वाले नहीं है, इनके जो डाटा है, फैक्ट है, ये कभी बदलने वाले नहीं है। अब आप जान गए कि कृषि संगणना रिपोर्ट हर 5 साल पे आती है, तो आती है। किसान वृद्धावस्था एक पेंशन योजना थी जो कि 2 अक्टूबर 2003 को लाई गई थी, तो ये डाटा कभी बदलेगा नहीं, ये इसका गेट नहीं बदल जाएगा। और जानते हैं हमारी ये 10वीं कृषि संगणना रिपोर्ट जो 2015-16 में लाई गई है, उसमें जो डाटा लाए गए हैं, जो कुछ काट छाट करके हमारे उत्तर प्रदेश से जो डाटा पेश किए गए थे, कैसे ये जो कंटेंट है ना, आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर हाल में याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिनको हमको समझने के साथ साथ याद करना पड़ता है, और हमें जान लीजिए ना कि ट्रिक से कभी नहीं याद करना चाहिए। कोई भी डाटा यदि है तो आप ट्रिक से मत याद किया करिए,
वो बहुत ही मूर्खता वाला काम है। जो भी अगर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना, सबसे बड़े मूर्ख टीचर, या उनको ऐसे टीचर कहिए जिन टीचरों के पास कोई नॉलेज नहीं होता, बकवास के टीचर, वो टीचर ट्रिक पे पढ़ाते हैं। मैथ की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीके की। यदि कोई टीचर ट्रिक बना के याद करा रहा है, पढ़ाते हुए अगर आप 90% पढ़ाते हुए 10% कहीं कहीं ट्रिक यूज कर दे रहे हैं, वो अलग बात हो गई। आप पूरे के पूरे 90% ट्रिक यूज कर रहे हैं, मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ कोई टीचर नहीं होगा। वो टीचर है या नहीं है। अगर उस इंसान को नॉलेज रहता, वो टीचर होता, तो कभी भी 90% जीके जो है वो ट्रिक से नहीं बताता। समझ रहे मेरी बात को? जीके को जो है कॉन्सेप्ट से, इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, हिंदी, यूपी जीके, तमाम चीजें जो हैं, ये सब ट्रिक से कभी नहीं याद करना चाहिए। सबसे बड़ा बेवकूफी है। ऐसे टीचर जो भी यूट्यूब पे पढ़े वो एकदम हरामखोर टीचर है। वो टीचर है या नहीं है। टीचर सभ्य टीचर होता है, टीचर ज्ञान देता है, ट्रिक नहीं देता। टीचर वो है जो आपको ज्ञान दे, ट्रिक ना दे। ट्रिक देने वाले तो आते हैं बेवकूफ बना के, सिर्फ पैसा कमाने आते हैं, नॉर्मल लोग रहते हैं। चलिए देखिए आगे। तो देखिए इसमें डाटा क्या था। देश में कृषि जोतों की कुल संख्या, हमारे भारत में कुल कितने कृषि जोत हैं। जैसे ये आपका है ना, देश में कृषि जोतों की कुल संख्या, जैसे मान लीजिए मोहन के पास 10 बिस्सा है, सोहन के पास 5 मंडा है, उनके पास इतना है उतना है। मतलब ये जो डाटा मराल फराल कुल क्या क्या होता है ना, किसके पास कितना कितना भूमि है, पूरा मतलब देश का डाटा, पूरे देश का डाटा जब इकट्ठा किया गया कृषि जोतों का, तो लगभग 146 मिलियन था। 1 मिलियन में 10 लाख होता है कि क्या लाख होता है, ये तो आपको पता होगा। तो इसका मतलब कितने मिलियन हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर 146 नहीं संख्या है, हेक्टेयर में नहीं चलती। ओवरऑल जोतों की कुल संख्या कितनी है, 146 मिलियन है। अब बात करते हैं हम 1970-71 का एक डाटा है, एक डाटा 2015-16 का है। पहले का डाटा है, अंतिम 10वां डाटा है, दोनों में अंतर क्या है। कृषि जोतों का आकार जो आपका 1977-71 के दौरान लाया गया था, वह 2 से भी ऊपर था, 2 से ऊपर था। और जब आज हमारी जनसंख्या 2015-16 में बढ़ गई है, तब यह डाटा उसका आधा हो गया है। समझ रहे मेरी बात को भाई? 8 3 के 24 या 1 दूना का 2, मतलब 2 का 1 हो गया है, 1 तिहाई हो गया। इतना साफ समझिए कि तब जनसंख्या कम थी, खेत ज्यादा थे। तब जब है 70-71 में जनसंख्या कम थी, खेत ज्यादा थे। आज जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे खेत कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि डाटा अपने आप औसत जोत आकार जो है कृषि का कम होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं? यहाँ तक कि कृषि वाले जो खेत है, तमाम चीजें मतलब सब कम होते जाएंगे, प्लस खेत भी खराब होते जाएंगे अधिक खादों के प्रयोग से। क्रियाशील जोतों का सर्वाधिक औसत आकार, ऐसे जोत जो कि उपयोग में हैं, जिनसे खेती बढ़िया से की जा रही है, जो कि क्रियाशील जोत है। देखिए खेत जो है ना कई प्रकार का होता है। खेत एक रेगुलर उपयोग करिए 12 महीना, एक होता है कि अरहर उगाइए, चना उगाइए, बाकी उसमें धान गेहूं होबे न करे। कई टाइप के खेत होते हैं। तो जो क्रियाशील खेत है जिनका हम उपयोग करते हैं, ओवरऑल आपके कितने थे, कहा गया सर्वाधिक औसत आकार और न्यूनतम औसत आकार। फिर हमारे उत्तर प्रदेश का औसत आकार। 3 प्रश्न आते हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील जोतों का औसत आकार किसका था, सबसे कम किसका था, और हमारे उत्तर प्रदेश का क्रियाशील जोत आकार कितना था। ये तीनों डाटा आपको बखूबी याद होने चाहिए भाई। सबसे ज्यादा क्रियाशील जोत आकार जो है ना, उस राज्य का होगा जहां जनसंख्या बहुत कम होगी। जहां जनसंख्या बहुत कम होगी वहां खेत बहुत ज्यादा होंगे। और उसमें पहला पर कौन आता है, नागालैंड, जो कि 4 से भी ऊपर है। कौन सा, आपका जो नागालैंड है, इसका जो कृषि जोत आकार है ना, औसत जोत आकार, ये आपका 4.87 हेक्टेयर है। ये सब डाटा देखिए पेपर में पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। मान लीजिए यूपी का 0.73 है, ये पूछ सकता है, मगर हाई नाम पूछ सकता है कि किस राज्य का औसत जोत आकार सबसे अधिक है, किस राज्य का औसत जोत आकार सबसे कम है। ये प्रश्न बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे कम औसत जोत आकार जो है, सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल का है, और सबसे अधिक किसका है, नागालैंड का है। फिर हमारे उत्तर प्रदेश का क्रियाशील जोत आकार कितना है, 0.73 हेक्टेयर है। समझ रहे मेरी बात को? ये जितने भी किसान भाई है, नंद बाबा किसको दिया जा रहा है, केसीसी कब लाई गई, किसानों को कितना ऋण ब्याज दिया जाता है, और प्लस आपका किसान मित्र योजना जो 18 जून 2001 वाली है, ये तमाम जो भी डाटा है ना, आपको बखूबी याद होने चाहिए। और कृषि और पशुपालन के लगभग 90% जो सिलेबस है लगभग कंप्लीट हो गए हैं। कुछ चीजें, हरित क्रांति जो है वो योजनाओं का पार्ट है, उसको इसमें हम जानबूझ के नहीं लेकर के आए, वो अलग चीजें हैं।
आप उनको जानते भी हैं भाई, दुग्ध उत्पादन है या मतलब तमाम हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ब्राउन क्रांति, कुल बहुत सी क्रांति है। नॉर्मल एक लाइन के प्रश्न है। अब पूछता है कि संपूर्ण भारत के क्रियाशील जोतों का औसत आकार, अभी देखिए पहले क्लास में हम बताए थे कितना है 1.08 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश का 10.73 हेक्टेयर। ये डाटा आप बखूबी अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट्स बना करके पढ़ते रहिए। आज आपके 8 चैप्टर लगभग 8 खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद अगला सिलेबस, अगला चैप्टर आएगा। जल्द ही हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है खत्म हो जाए, ठीक है ना। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कराते रहिए, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए। जो भी ग्रामीण स्टूडेंट है जिनके अंदर घमंड है, उनको भी एक बार कहिए कि 1-2 वीडियो देख लेंगे तो उनकी लाइफ बन जाएगी। ये सच्चाई है, ठीक है ना। आप लोग मन से पढ़ते रहिए।